सुप्रभात। आप सबका महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है। आज के कालांश में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी के अंतर्गत हिंदी व्याकरण का जो चैप्टर है समास, उस समास का अब तक हमने जो है भाग कर लिए हैं, चार भाग तक हमने कर लिए हैं, भेद कर लिए हैं। हमने पिछले वीडियो में जो है वह कर लिए थे द्वंद्व समास तक, ठीक है। हमने पहले कर लिए थे जिसमें तत्पुरुष में जो है कारक की विभक्तियों के बारे में बताया था मैंने, मतलब कारक की विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष का जो पूरे भेदों का वर्णन है वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह उसका प्रयोग में किया जाता है। और उसके बाद में हमने किया था द्विगु समास और द्वंद्व समास, ये किया था, जिसमें द्विगु समास के अंतर्गत क्या था कि पहला पद यानी कि पूर्व पद कैसा होता है, हमारा संख्यावाची होता है। और द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। आज हम करेंगे कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास, ठीक है। यह समास ऐसा समास है जिसमें क्या होती है, विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है, और जो है इसको उपमान और उपमेय भी कहते हैं, वह उसमें निहित होता है। चलिए देखते हैं कि कर्मधारय समास वह होता है जिसमें पूर्व पद में विशेषण तथा उत्तर पद में विशेष्य होता है। देखिए विशेष्य आपको पता है, ध्यान है आपको कि विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो तो होता है विशेषण, लेकिन जो विशेषण यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताए वह क्या कहलाता है, हमारा विशेष्य कहलाता है, ठीक है। वही बात इसमें आती है। तथा पूर्व पद में उपमेय तथा और उत्तर पद में उपमान की प्रधानता रहती है। क्या रहती है? उपमेय व उपमान की प्रधानता रहती है, ठीक है। देखिए उपमेय और उपमान बिल्कुल वैसे ही है जैसे विशेषण और विशेष्य है। उपमेय में क्या होता है कि हमारे जिससे तुलना की जाती है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से जिसकी तुलना की जाए, उसकी समानता बताई जाए, उसके समान क्या बताई जाए, उसकी समानता बताई जाए। और उपमान में उसी की समानता की भी और विशेषता बताई जाती है, वह उपमान कहलाता है। तो विशेषण में भी तो यही है कि विशेषण में उसकी विशेषता बताई जाएगी, फिर विशेषता की भी विशेषता बताई जाएगी, तो वह कहलाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत अब हम इसके थोड़े क्या हैं, उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं सबसे पहले उदाहरण में कि पंचानन, ठीक है। पंचानन 5 मुख है जिसके वह, ठीक है। इसको हम कहते हैं, आगे इसमें कुछ नहीं आएगा, है जो वह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में लंबोदर, इसमें देखिए अलग अर्थ नहीं निकलेगा, जो है उसी के बारे में हमें बताना है। लंबा है उदर जो वह, ठीक है, ये होता है। और इसके अंतर्गत हमारे क्या आएगा कि लिखते हैं हम सुहासिनी, ठीक है। देखिए सु का मतलब क्या होता है, सुंदर, तो लिखेंगे हम सुंदर है मुख से जो हासिनी,
यानी कि हंसने वाली। ठीक है, ये इसका उदाहरण है या हंसी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हंसी लिख देते हैं हम, है जो हंसी। अभी आप कंफ्यूजन ना हो कि मैडम कहीं अलग से ना लिखा दे हो। ठीक है, हंसी। अब इसके अंतर्गत देखते हैं हम, देखिए पहचान हम क्या करेंगे, है जिसके वह। ठीक है, इसके अलावा हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे, यहीं पर इसकी बात को करेंगे पूरा। है जो वह, है जो। ठीक है, इसके उपमान में यही है। देखिए क्या आ रहा है, मुख कैसा है, 5 है, कितने हैं, जिसके वह। तो इसमें क्या हो रहा है, उसकी विशेषता की भी विशेषता बताई जा रही है। उदर कैसा है कि उदर है, लेकिन कैसा है, लंबा है, इसलिए उसकी क्या कर दी जाती है, विशेषता बताई जाती है। मुख कैसा है, सुंदर है। सुंदर मुख में भी सबसे बड़ी बात क्या है कि हंसी उसकी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि यह जो क्या है, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की प्रधानता पूरी तरीके से ज्ञात हो रही है कर्मधारय समास के अंतर्गत। अब हमारा आता है अगला, ये पॉइंट था, ये भेद था हमारा 5वां भेद। अब है हमारा छठा भेद। ठीक है, छठा क्या कहता है, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। ये नाम के अपने अनुरूप ही है, जिसमें क्या है, बहुब्रीहि। बहु का मतलब होता है अन्य, अन्य बहुत सारे, है ना। ब्रीहि बारे में, उसके बहुत सारे अन्य अर्थ भी होते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा होती है, वह समास जिसमें न तो पूर्व पद प्रधान है, न तो पूर्व पद प्रधान है, और न ही उत्तर पद। ठीक है, न ही उत्तर पद प्रधान है। इसके बाद में देखिए, इसके अंतर्गत यही है कि प्रधानता नहीं होती है, उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य अर्थ ग्रहण करता है। ठीक है, अन्य अर्थ ग्रहण करता है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, सब समास में से सबसे ज़्यादा भिन्न जो है वह क्या है, यही समास है। क्या लिखा हुआ है कि सब में कोई न कोई पद प्रधान होता है, परंतु यह ऐसा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं है, ना तो पूर्व पद अर्थात पहला, और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें तीसरा पद ही प्रधान होता है। अब ये अन्य अर्थ का मतलब हम क्या लिख लेते हैं, तीसरा पद। अब तीसरा का मतलब क्या होता है कि इसमें अलग सा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। हम अपने इच्छा अनुसार उसमें तीसरा पद बता देते हैं। ठीक है, तो यह बताया जाता है कि न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद किसी भी प्रकार का नहीं होता है, जबकि ये मिलकर के क्या करते हैं, तीसरे पद का अर्थ ग्रहण करते हैं। अब इसके बारे में हम जो है कुछ इसमें हम लिखेंगे, इसके थोड़े से उदाहरण लिख लेते हैं। तो यह उदाहरण हम याद कर लेते हैं थोड़ा सा। लिखिए देखिए, लिखते हैं चक्रपाणि। ठीक है, चक्रपाणि, नीलकंठ,
नीलकंठ, पीतांबर, पीतांबर, ठीक है। ये 3 उदाहरण लिखते हैं हम। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। चक्रपाणी, चक्र है जिसके पाणी, देखिए पाणी का मतलब क्या होता है? हाथ। पाणी का मतलब होता है हाथ। चक्र है जिसके पाणी में वह कौन? कृष्ण। कौन हो जाएगा? कृष्ण, ठीक है। अब नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह कौन है? शिव। ये तीसरा पद है भाई, देखिए क्या है? ये तीसरा पद है। पीतांबर, पीत यानी कि पीला, पीला है। अंबर, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र, ठीक है। पीला है अंबर जिसका वह कौन हो जाएगा? कृष्ण भी लिख सकते हैं और विष्णु भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही लिख सकते, दोनों में से एक लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि बहुब्रीहि समास में तीसरा पद कैसे होता है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? तीसरा पद ग्रहण करने के लिए बता रहा है। तो हमने 3 उदाहरण लिखे हैं, चक्रपाणी, नीलकंठ और पीतांबर, ठीक है। अब देखिए चक्रपाणी, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाणी का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। क्या होता है? पाणी का अर्थ हाथ होता है। तो चक्र है जिसके पाणी में वह, तो कौन रखता है? तो हम इसमें क्या करते हैं? तीसरा अर्थ यानी कि तीसरा पद का हम निर्माण करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? कृष्ण। क्या हो जाएगा? कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के हाथों में ही क्या है? चक्र है। अब अगला आता है नीलकंठ। नीलकंठ यानी कि जो भगवान शिव ने विष पिया था, इसलिए उनका कंठ कैसा हो गया? नीला हो गया। इसीलिए हम क्या पहचानते हैं कि उनको नीलकंठ के नाम से भी पहचानते हैं। तो नीला है कंठ जिसका वह, तो हम ये ध्यान में फटाक से आ जाता है कौन? कि शिव। तो ये हो गया हमारे इसका तीसरे पद का निर्माण, ठीक है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका वह कौन? कृष्ण या विष्णु, ठीक है। अब ये जो आते हैं, अब इसमें क्या होता है कि कर्मधारय में तो क्या होता है कि विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है, जबकि बहुब्रीहि में क्या होता है? इसमें ना ही विशेषण ना ही विशेष्य होता है। इसमें तीसरा अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, यानी कि तीसरे पद का निर्माण होता है। यह अंतर बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है हमारा कि बहुब्रीहि में क्या होता है। अब देखिए द्विगु समास और बहुब्रीहि में अंतर लिख लेते हैं हम थोड़ा सा पहले, है ना। तो जिससे, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या, जैसे अभी मैंने लिखा ना इसमें भी पंचानन वगैरह भी आ सकता है। 5 है मुख जिसके, वह तो किसके होते हैं? शिव के होते हैं। तो हम लिख लेते हैं अब इसमें कि बहुब्रीहि व द्विगु में अंतर, द्विगु समास में अंतर, ठीक है। ये आता है। देखिए बहुब्रीहि में क्या होता है? बहुब्रीहि समास में तीसरे पद का निर्माण होता है। तीसरे पद का निर्माण होता है ना इसमें, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है? संख्यावाची भी होता है। कभी कभी संख्यावाची होता है,
परंतु उसका अर्थ अन्य पद में लिया जाता है। ठीक है, अन्य पद में लिया जाता है। जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होने के कारण पूरा पद संख्यावाची हो जाता है। ठीक है, पूरा पद संख्यावाची हो जाता है। ये अंतर है इसके अंदर। ठीक है, कि मतलब बहुव्रीहि में क्या होता है कि यह संख्यावाची होता है, और लेकिन फिर भी क्या होता है, इसमें अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब इसमें क्या है, अपने हम लिखते हैं अब किसका, कि द्वंद्व में नहीं, द्वंद्व का तो हमने आपको बता दिया था ना कि द्वंद्व में और द्विगु में क्या अंतर है। द्वंद्व में चलो फिर भी लिख लेते हैं। द्वंद्व व द्विगु। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान तथा योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, जबकि द्विगु समास संख्यावाची तथा एक पद प्रधान होता है। एक पद प्रधान होता है। ठीक है, ये अपना होता है इसके अंतर्गत कि द्वंद्व और द्विगु में क्या अंतर बताया है हमने, कि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और इसको किससे जोड़ा जाता है, योजक चिन्ह से जोड़ा जाता है। जबकि द्विगु समास में क्या होता है कि यह संख्यावाची होता है और एक पद पूरा इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। तो ये हो जाता है इनके मध्य में अंतर, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि कौन से क्या होते हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर है कि कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होते हैं, जबकि बहुव्रीहि में हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि तीसरे पद का ही निर्माण होता है। ठीक है, वैसे ही बहुव्रीहि और द्विगु में क्या अंतर है कि इसमें तीसरे पद का होता है और यह क्या होता है, द्विगु संख्यावाची होता है। पहला पद कैसा होता है, संख्यावाची होता है, जबकि इसमें तीसरा पद अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, परंतु द्विगु में ऐसा नहीं होता है। तो आज के टॉपिक में, आज की कालांश में अपना क्या होता है, समास पूरा कंप्लीट हो जाता है। और मैं समझती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आप और रिवाइज करना, ज़्यादा करना। ठीक है, धन्यवाद।